फ्रेंड्स, कैसे हो आप? इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ चेक रिलेटेड वर्किंग पेपर्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कंप्लायंस रिलेटेड वर्किंग पेपर्स कैसे मेंटेन करते हैं। अब हेल्थ चेक, ये काफ़ी बड़ा रोल है प्रोफेशनल्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, सीएस के लिए। जो भी आपके कंपनीज ऐसे हैं जो अपना रिटर्न्स खुद फाइल करते हैं या किसी और से करवाते हैं, उनका बहुत बार ये अप्रोच रहता है कि वो किसी एक प्रोफेशनल से एक दोबारा पूरा हेल्थ चेक करा ले अपना, कि हमारे हिसाब से जीएसटी में क्या क्या नॉन कंप्लायंसेस हैं या कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके इंटरनल कंट्रोल्स में आपका इम्प्रूवमेंट्स आ सकता है। इन सब के ऊपर एक उनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन रहे, राइट? और अगर कंपनी का कोई सेविंग्स हो सकता है आफ्टर दिस हेल्थ चेक, तो इन दैट केस उस हेल्थ चेक के ऊपर भी कंपनी फिर सोचेगी कि वो इन्वेस्ट करे, राइट? अब हेल्थ चेक करते वक्त हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है कंपनी की। सबसे पहले, वेरियस सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जो सप्लाई किया है मैंने, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सेबल, एग्जाम, नॉन जीएसटी, नो सप्लाई, और उसको मैं B2B वर्सेस B2C में कैसे बाइफरकेट करूंगा, राइट? वेरियस सप्लाईज अंडर आरसीएम, कौन कौन से सप्लाईज है जो अंडर आरसीएम है, रिवर्स चार्ज है, उसका बाइफरकेशन, उसका मैं मुझे लिस्ट रखना चाहिए कोई भी क्लाइंट का, कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो आरसीएम में है, क्या उसका पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर उसके कौन कौन से सेल्स हैं ऐसे जो टैक्सेबल हैं, कौन कौन से एग्जेम्प्ट हैं, क्या वो बाइफिकेशन सही से दिखा रहे हैं कि नहीं, क्या हम कहीं टैक्सेबल को एग्जेम्प्ट में तो नहीं दिखा दे रहे हैं, तो हमारी बाद में लायबिलिटी आ जाएगी। मेजर इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि मैंने मेजॉरिटी कौन कौन से आईटीसी इनवर्ड सप्लाईज रिसीव किए और उसका क्या ट्रीटमेंट है, मतलब मैं कौन कौन से इनवर्ड सप्लाईज में कुछ खरीदता हूँ और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जीएसटी में। पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एंड रिपोर्टिंग इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, यानी कि मेरा क्या पॉलिसी था मैनेजमेंट का, कि उसने मैनेजमेंट का क्या पॉलिसी है, कैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं, कौन है उनके कंपनी में जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वो आपको सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रोसीडियर एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप कोई भी जीएसटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, उसका क्या प्रोसेस है, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, किसके पास ट्रांजैक्शन पहले जाता है, कौन से टीम के पास जाता है, फिर कहाँ वेरिफिकेशन होता है, फिर कौन इनवॉइसेस को चेक करता है, फिर कौन उसका डबल चेक करता है, फिर वो कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, उसका पूरा प्रोसेस, जिससे आपको मालूम पड़े कहीं पे कोई प्रोसेस में लूपहोल है क्या, जिसकी वजह से आपका टैक्स कहीं चोरी हो रहा हो, या फिर टैक्स कहीं पे पेमेंट नहीं हो रहा हो, आई वोंट से चोरी, बट टैक्स कहीं कहीं पे लैप्स हो जा रहा हो या फिर कम पे हो रहा हो। Any matter involving dubious interpretation and reasons for stand taken. Example, कि मैंने कोई स्क्रैप बेचा, मेरे हिसाब से वो टैक्सेबल है, लेकिन जो क्लाइंट है उसने पे नहीं किया, उसका एक रीज़न, प्रॉपर रीज़न, तो हमें देखना है क्या वो रीजंस का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसके पास उस मैटर को लेकर प्रॉपर रीजनिंग मेंटेन्ड है कि क्यों उसने पे नहीं किया, राइट? तो वो देखना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड मैकेनिज्म ऑफ अराइविंग एट एचएसएन कोड, कैसे हमने गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई किया है और कैसे हम अपने एचएसएन कोड पे आए हैं। यानी कि सेल में हो सकता है गलती से हमने गलत एचएसएन किया, उसकी वजह से 12 की वजह से 18 हो गया रेट, या 18 की वजह से 12 हो गया, तो फिर इन दैट केस हमें देखना है कि क्या हम सही मेथड फॉलो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का, क्योंकि उसका एक बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म होता है, तो क्लासिफिकेशन को हम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सप्लाईज अंडर शेड्यूल 1, कौन कौन से सप्लाईज है जो शेड्यूल 1 में है, क्या उसका ट्रीटमेंट हमने सही किया है। एसेट्स विद आईटीसी ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, गुड्स लाइन विद एजेंट, तो ये सारी चीजें आप अगर देखोगे, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड जो है आपका फर्स्ट बॉक्स में आता है। फिर सेकंड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपके सेकंड बॉक्स में आते हैं, कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसका वैल्यूएशन सही दिखाया गया है कि नहीं। गुड्स लाइन विच एजेंट, कोई भी एजेंट को हमने कोई सप्लाई किया तो कहीं हमने उसको सप्लाई नहीं दिखाया, खाली सेंड कर दिया, और उसको सप्लाई दिखाना था तो क्या होगा। वेदर द सप्लाई इज मिक्स सप्लाई या कॉम्पोजिट सप्लाई,
अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो उसका प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई क्या है उसका, और मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट ऑफ सप्लाई कौन सा है उसका, वो हमें देखना जरूरी है। टाइम ऑफ सप्लाई, बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई में आपको क्या करना होगा, आपको याद रखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई यूजुअली लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज जनरली जिस दिन गुड्स मेरा रिमूव किया जाता है मेरे फैक्ट्री से। जिस दिन भी मैंने अपने गुड्स अपने फैक्ट्री से रिमूव किया उस दिन मुझे इनवॉइस इशू करना था। मुझे देखना है कि क्या जिस दिन मैं फैक्ट्री से रिमूव करता हूँ उसी दिन इनवॉइस इशू करता हूँ या फिर कभी कभी लेट भी होता है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कब मैंने सर्विस प्रोवाइड की, मैं किस इंडस्ट्री में, मैं सीए हूँ तो मैं ऑडिट करता हूँ तो मैंने कब सर्विस प्रोवाइड की, उसके 30 डेज में मैंने इनवॉइस इशू किया कि नहीं किया। पॉलिसी फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, जिस दिन भी इनवॉइस इशू किया क्या उसका पॉलिसी क्या है। अगर आप देखोगे टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर अलग अलग पॉलिसीज दिए हुए हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए अलग पॉलिसी है आपका। तो हाँ प्रोविजंस है, मैं प्रोविजंस में डेप्थ में नहीं जा रहा, पॉइंट ये है कि जो भी आपका पॉलिसी है क्या वो लीगल मैकेनिज्म में जो लॉ में दिया हुआ है उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है टाइम ऑफ सप्लाई। हाउ इज इज जीएसटी चार्ज इफ देयर हैज बीन एनी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर आपका कोई भी रेट ऑफ टैक्स चेंज होता है जीएसटी का तो आप जीएसटी कैसे चार्ज करते हो उसको, क्या आप कब चेंज करते हो। आपका मान लो 1 फरवरी 2022 से रेट चेंज हुआ, आपने 31 जनवरी को इनवॉइस इशू किया था बट गुड्स आपने सेंड किया 2 फरवरी को और पेमेंट भी आया आपके पास 5 फरवरी को, तो पुराना रेट होगा कि नया रेट होगा, राइट। इसमें सेक्शन 14 दिया हुआ है सीजीएसटी एक्ट का, इसको आप देख सकते हो सेक्शन 14। इशुएंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन स्पेशल केसेस, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग केसेस हैं जहां टाइम ऑफ सप्लाई इंपैक्ट करता है। बिल टू शिप टू केसेस, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, मैंने जो गुड्स को भेजा उसको 6 महीने के अंदर अप्रूव होना जरूरी है। मैंने आपको जो गुड्स भेजा 6 महीने के अंदर वो अप्रूव नहीं हुआ तब फिर उसको डीम सेल मान लिया जाएगा। बिल टू शिप टू केसेस, मैंने बिल टू किया थर्ड पार्टी को, शिप टू किया आपको, तो मैं बिल करूंगा उस पार्टी को, वो एक पार्टी आपके ऊपर बिल रेज करेगा, उसका क्या टाइम ऑफ सप्लाई है, क्या उसने कब बिल रेज किया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लाई सीजेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम 3 महीने तक सप्लाई देंगे, 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया था अप टू 31 मार्च तक। आपको मेरी सप्लाई पसंद नहीं है या आप 31 जनवरी को ही बोले कि रोक दो सप्लाई, मुझे और सप्लाई नहीं मत करो, तो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई 31 जनवरी को ही आ गया जब मैं सप्लाई रोकता हूँ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, कब मैंने इनवॉइस इशू किया इन दैट केस, क्योंकि उस दिन इन दैट केस मुझे 31 जनवरी को ही इनवॉइस इशू करना था। अगर मैंने वाउचर्स के थ्रू सप्लाई की है, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स हैं, सेल वाउचर्स हैं, तो बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, उसके ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग होता है, अलग अलग वाउचर्स का। सो आपने अगर वाउचर्स के थ्रू सप्लाई किया तो टाइम ऑफ सप्लाई जब होना चाहिए तब आपने टैक्स दिया है कि नहीं, राइट। नेक्स्ट, वेयर डेबिट नोट्स आर इशूड एंड कॉमन रीजंस फॉर इशुएंस। नेक्स्ट, मैंने जब डेबिट नोट इशू किया, क्या डेबिट नोट मेरा इशू करने का टाइम आ गया था, क्या मैंने लेट से इशू किया, अगर मैंने लेट से इशू किया तो मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा, और मैंने किस लिए इशू किया है, मैं क्यों इशू करता हूँ यूजुअली डेबिट नोट, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है। हमेशा आपको याद रखना है डेबिट नोट क्रेडिट नोट सिर्फ सप्लायर इशू करता है। मैंने आपको सेल किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करूँ अगर मुझे वैल्यू चेंज करना है अपने सप्लाई का। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सिर्फ रिसीव करो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। आप एज अ रेसिपिएंट डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स इशूड से रिलेटेड आप क्या क्या रिकंसिलिएशन कर सकते हो। इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, मैंने कब क्रेडिट नोट इशू किया या डेबिट नोट इशू किया, उसका क्या टाइमलाइंस था। सेक्शन 34 के हिसाब से मैंने टाइमलाइंस फॉलो किए कि नहीं किए, क्या मैंने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट लेट से इशू किया है। वेदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विद ऑल पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड बाय जीएसटी आर बीइंग इशूड, क्या मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, टैक्स इनवॉइस, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, इनवॉइस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम के केस में, पेमेंट वाउचर भी आरसीएम के केस में, रिसीट वाउचर एडवांस के केस में अगर मैंने रिसीव किया, रिफंड करता हूं तो रिफंड वाउचर। बिल ऑफ सप्लाई किस लिए होता है, अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करूं या फिर कॉम्पोजिशन डीलर हूं तो आएगा। आईएसडी इनवॉइस हुआ अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के वजह से होने के वजह से मैं अगर कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे 4 ब्रांचेज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, 4 अलग अलग कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री में, भोपाल मिडिल ऑफ द कंट्री में मेरा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन है, तो मैं आईएसडी इनवॉइस भोपाल से इशू करूंगा, क्या मैंने इशू किया।
क्रेडिट नोट अगर मुझे अपने वैल्यू को डिक्रीज करना है, या फिर डेबिट नोट मुझे अपने वैल्यू को इंक्रीज करना है, क्या वो मैंने किया। डिलीवरी चलान अगर मैं कुछ भेजता हूँ फॉर जॉब वर्क पर्पजेज, जॉब वर्क मतलब मैंने आपको फैब्रिक भेजा, आपने मुझे शर्ट बना के भेजा, तो इसमें कहीं सप्लाई नहीं हुआ, मैंने आपको कोई फैब्रिक सेल नहीं किया है, तो मैं आपको कैसे भेजूंगा, डिलीवरी चलान के अंदर में भेजूंगा। आप मुझे कुछ बना के भेजोगे तो सेल तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपने परचेज ही नहीं किया था मुझसे शर्ट, आपने तो सिर्फ अपना जॉब वर्क करके भेजा है। तो आप जब मुझे भेजोगे डिलीवरी चलान पे भेजोगे। तो डिलीवरी चलान अगर मैं गुड्स भेजता हूँ फॉर अदर देन सप्लाई, अगर मैं विद इन द सेम स्टेट, मान लो कि मेरा एक ब्रांच आपका मुंबई में है, एक ब्रांच पुणे में है, मुंबई से पुणे में कोई गुड्स भेजता हूँ, तो अगेन लेट्स से एक सेम जीएसटी नंबर पे है, तो उस पर इनवॉइस इशू नहीं होगा, तो वो डिलीवरी चलान में आएगा। सीरियल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड एंड कैंसल्ड, मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए उसका क्या सीरियल नंबर था, और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स कैंसिल किए उसका क्या सीरियल नंबर था। तो डॉक्यूमेंट्स इशूड और कैंसल्ड उन सबका रीजंस के साथ मुझे रिकॉर्ड करना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर इशुएंस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड अबव, क्या सिस्टम है मेरा डॉक्यूमेंट्स इशू करने का, क्या कैंसिल करने का सिस्टम है, सब मुझे बता के रखना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना है। कहीं मेरा डॉक्यूमेंट्स इशू होने में लेट हो रहा है, या फिर कहीं चेकिंग का प्रॉब्लम है, प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मुझे हेल्थ चेक करते वक्त क्लाइंट के वो बताना पड़ेगा। प्रोसीडियर वेयर गुड्स आर रिमूव्ड अदरवाइज देन बाय ऑफ सेल, मैंने कोई भी गुड्स रिमूव किया लेकिन उसको मैंने अदरवाइज बाय सेल रिमूव किया, मतलब सेल नहीं किया बट अपने गुड्स को अपने फैक्ट्री से रिमूव किया, तो उसका क्या प्रोसेस था, राइट, वो मुझे बताना पड़ेगा। प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इससे रिलेटेड मुझे क्या क्या चीजें रखनी है। पहले तो मुझे हर टाइप के सप्लाईज जानने हैं कि मैं क्या क्या सप्लाईज करता हूँ, और हर सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर मैं गुड्स बेचता हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस डिफरेंट है, मैं सर्विसेज बेचता हूँ तो डिफरेंट है, गुड्स में भी मैं बिल टू शिप टू बेचता हूँ तो डिफरेंट है, नॉर्मली बेचता हूँ तो डिफरेंट है, अगर मैं गुड्स को मूव करता हूँ तो अलग है, मूव नहीं करता तो अलग है। आप ये सारी चीजें आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 से 13 में पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रहा, बिकॉज ये अगेन एक सेपरेट चैप्टर है, हमारा पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है। तो आपको ये जानना है हर टाइप के सप्लाई में क्या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। होटल इंडस्ट्री में अगर मैं होटल में जाके रहता हूँ, तो जिस होटल में मैं जाके रह रहा हूँ, अब मानो कि मैं मुंबई जाके रहा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लाई, यानी कि मुंबई, राइट। तो हर टाइप के सर्विसेज, होटल अगर रेंटिंग ऑफ कैब का रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स देता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग होगा, और वो अकोमोडेशन सर्विसेज देता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग होगा। वह प्लेस ऑफ सप्लाई इनकरेक्टली मेंशन, अगर मैंने मान लो कि गलती से प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन कर दिया सेम स्टेट का, वेस्ट बंगाल का, मैं लोकेशन ऑफ सप्लाई भी वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गलती से वेस्ट बंगाल मेंशन कर दिया, होना चाहिए था महाराष्ट्र, यानी कि आईजीएसटी सप्लाई, मैंने गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर दिया इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी, तो मुझे करेक्ट टैक्स पे करना होगा, यानी कि आईजीएसटी पे करना होगा, और रॉन्ग टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड लेना होगा एज पर सेक्शन 77 उसका प्रोसेस है। तो क्या मैंने वो जहां जहां मैंने गलती करी, क्या मैंने उसके अगेंस्ट रिफंड अप्लाई किया, यस और नो, ये मुझे देखना है। इंडिविजुअल पॉलिसीज फॉर इंक्लूजन ऑफ वैल्यू, मेरा पॉलिसी क्या था, किस बेसिस पे मैं अपने वैल्यू में इंक्लूड करता हूँ, एज पर सेक्शन 15(2) वैल्यूएशन का प्रोविजन है जो बात करता है काफी सारे इंक्लूजन्स का। एग्जाम्पल, अगर कोई टैक्स चार्ज किया गया है एक्सेप्ट जीएसटी, तो मुझे उसको अपने वैल्यू में इंक्लूड करना। जैसे आप टोबैको खरीदते हो तो उसमें सेंट्रल एक्साइज भी है और जीएसटी भी है, तो आपको मान लो अपने 100 रुपीज का टोबैको था, उसमें 15 रुपीज का सेंट्रल एक्साइज था, तो आपको जीएसटी 100 प्लस 115 पे चार्ज होगा, ये वैल्यूएशन दिया हुआ है, राइट। ऐसे करते करते और भी वैल्यूएशन दिए हुए, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट आपको 1000 रुपीज का फूड बेचा, उसमें 50 रुपीज डिलीवरी चार्जेस चार्ज किया, तो उसको जीएसटी जो है 1000 प्लस 50 दोनों पे चार्ज करना है, तो 50 रुपीज पे भी इंक्लूड होना चाहिए वैल्यू पे जीएसटी, ये 15 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी आपको वैल्यूएशन के अलग अलग प्रोविजंस पढ़ने होंगे। केसेस वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज पे ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होता, यानी कि दो केस में है। अगर बार्टर में मैं आपको मोबाइल फोन देता हूँ, उसके बदले में आप मुझे लेट्स से एक आईपैड देते हो, अब दोनों का वैल्यू डिटरमाइनेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन रूल्स में जाने होंगे कि कैसे वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा। कंसिडरेशन नॉट होल्डली इन मनी, इन दोज केसेस आपको जाना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, हम दोनों रिलेटेड पार्टी हैं,
अगर हम दोनों रिलेटेड पार्टी हैं तो कभी कभी हम अपना ट्रांजैक्शंस को चाहे तो वैल्यू को फज कर सकते हैं, कम दिखाएं या ज़्यादा दिखाएं। तो इन दैट केस भी हमें वैल्यूएशन रूल्स में जाना होगा, क्या हमने उसका वैल्यूएशन रूल सही से अप्लाई किया। नेक्स्ट, डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स में अगर आप इनवॉइस पे रिकॉग्नाइज कर लो तब तो सही है, 100 रुपीज़ का वैल्यू था, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट था, 90 रुपीज़ पे जीएसटी चार्ज हुआ, वेल एंड गुड। बट अगर डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है, मैंने गुड्स आज बेचा 100 रुपीज़ का, लेकिन मैंने डिस्काउंट दिया 10 रुपीज़ का आफ्टर 3 मंथ्स, तो क्या वो 10 रुपीज़ के ऊपर मैं जीएसटी कम कर सकता हूँ? 100 रुपीज़ पे मैं जीएसटी दिखाता हूँ, 10 रुपीज़ पे मैं क्रेडिट नोट दिया, तो क्या मैं 10 रुपीज़ में जीएसटी कम कर सकता हूँ, येस और नो? ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 10 रुपीज़ पे जीएसटी कम नहीं कर सकता, इन केस अगर मैं 10 रुपीज़ पे जीएसटी कम नहीं कर सकता, तो मुझे देखना है कि मैं क्यों कम नहीं कर सकता, क्या क्या कंडीशंस थे। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में कुछ कुछ कंडीशंस है कि अगर आप मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ आप 3 महीने में पेमेंट करते हो तो आपको मैं 5% डिस्काउंट दूंगा, तो क्या वो डिस्काउंट हम दोनों के बीच में पहले से अग्रीड था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, राइट? क्या आपने अपना आईटीसी कम किया? मैंने जब अपना सेल दिखाया आपने आईटीसी लिया, जब मैंने डिस्काउंट दिखाया क्या आपने आईटीसी कम किया? ये कंडीशन है। तो ये सारे कंडीशंस के बेसिस पे ही डिटरमाइन किया जाएगा कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में मैं क्या जीएसटी कम कर सकता हूँ। 100 रुपए में मैंने जीएसटी दिखाया तो सेल हो गया, आपने आईटीसी लिया। जब मैंने डिस्काउंट दिखाया क्या मैं आईटीसी कम कर सकता हूँ, इज द कंडीशन। तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का कंडीशन दिया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन दैट प्योर एजेंट कंडीशन सेटिस्फाइड बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट। आपको ये डॉक्यूमेंटेशन करना होगा कि क्या प्योर एजेंट का कंडीशन, वैल्यूएशन में प्योर एजेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एक सीए हूँ, मैं एक होटल में जाके रहता हूँ, ऑडिट करता हूँ, मान लो कि मैं एक होटल में रहता हूँ और दूसरे सिटी में जाके ऑडिट करता हूँ, तो होटल वाला जो मुझसे इनवॉइस में 10,000 रुपए लेता है वो मैं अपने क्लाइंट से रीइंबर्समेंट देता हूँ। इज इट अंडर प्योर एजेंट? इफ द आंसर इज नो, इस होटल के ऊपर मैं जो रीइंबर्समेंट ले रहा हूँ उस पर भी जीएसटी होगा। इफ इट इज नॉट अंडर प्योर, इफ इट इज अंडर प्योर एजेंट, आप मानो कि मैंने अपने क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा किया 10 रुपए का, अब मैं वो क्लाइंट से 10 रुपए लेता हूँ, इफ इट इज अंडर प्योर एजेंट, तो इन दैट केस मुझे इसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना। जो भी रीइंबर्समेंट 10 रुपए का लिया उस पर जीएसटी पे नहीं करना। इफ इट इज अंडर रीइंबर्समेंट तो जीएसटी पे, और अंडर नॉट अंडर प्योर एजेंट तो जीएसटी पे होगा, राइट? अब आईटी से रिलेटेड क्या क्या हेल्थ चेक आप कर सकते हो कि किस बेसिस पे आप आईटीसी रिकॉर्ड करते हो, कि जब आपका इनवॉइस रिसीव हुआ या फिर जब गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुआ। ये बात ध्यान में रखना है कि मैं आईटीसी तभी ले सकता हूं जब गुड्स और सर्विसेज रिसीव भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या आईटीसी रिकॉर्ड किया जब मैंने गुड्स और सर्विसेज भी रिसीव किया या फिर नहीं, ये मुझे आंसर करना होगा। अगर मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिफोर रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज, तब मुझे अपना पॉलिसी चेंज करना होगा। और क्या मैं जब 2A 3B रिकंसिलिएशन करता हूँ, नॉन कंप्लायंट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या मैं उनसे फॉलो अप करता हूँ, राइट? नेक्स्ट, 180 डेज के अंदर मुझे पेमेंट करना जरूरी होता है। अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्या मैं वो प्रोविजंस का कंप्लायंस कर रहा हूँ, राइट? वैल्यू फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, आप आईटीसी लेते हो तो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्स। तो उसका क्या पॉलिसी है वो देखना है आपको। बिल टू शिप टू केसेस में आप आईटीसी कैसे ले रहे हो? अगर मैं बिल टू शिप टू केसेस में गुड्स रिसीव कर रहा हूँ तो इन दैट केस मैं गुड्स रिसीव होने के बाद ही आईटीसी रिसीव करूं। अगर मान लो कि मैंने बिल टू शिप टू केसेस में किसी और को गुड्स रिसीव करवाया, तो जिस दिन उसने रिसीव किया था क्या उसी दिन मैंने आईटीसी लिया, वो मुझे आंसर करना होगा। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, अगर मैं लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स को रिसीव करता हूं तो क्या पॉलिसी होगी, राइट? ईयर एंड रिकंसिलिएशन फॉर मिस्ड आईटीसी एंड पॉलिसी फॉर अवेलमेंट। साल के एंड में मेरा क्या पॉलिसी था, मेरा आईटीसी जो मिस हो गया क्या मैंने उसको अवेल किया, या फिर कोई आईटीसी था मेरा जो मिस हो गया, जो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था क्या मैंने उसको रिवर्स किया। मैकेनिज्म ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी इन स्पेशल केसेस लाइक एग्जेम्पशन, कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल स्कीम। अगर मेरा कोई स्पेशल केस है तो मैंने उसमें आईटीसी कैसे लिया है। जैसे मैंने एग्जेम्पशन नॉर्मल स्कीम में आया तो मुझे स्टॉक के बेसिस पर आईटीसी लेना था, क्या मैंने वो कंप्लाई किया। फिर मैंने अपने अवेलमेंट पे, रिवर्सल पे क्या क्या पॉलिसीज फॉलो किया है अपने बुक्स में वर्सेस रिटर्न। मैंने जो आईटीसी ब्लॉक्ड क्रेडिट था मेरा, क्या मैंने उसको ब्लॉक्ड क्रेडिट को प्रॉपर्ली दिखाया है कि वो मेरा ब्लॉक क्रेडिट है, और मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरा कौन सा क्रेडिट ब्लॉक्ड है, कौन सा मेरा अवेलेबल है। नेक्स्ट, आरसीएम में कौन सा अमाउंट है जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ आरसीएम में,
और मैं अवेल कर रहा हूँ आईटीसी, उसका मुझे ब्रेकअप देना पड़ेगा, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी। मैं कोई भी कैपिटल गुड्स अगर सेल करता हूँ तो उसका मैं आईटीसी का क्या करता हूँ? मैंने 1 महीने पहले आईटीसी लिया और बाद में कैपिटल गुड्स सेल किया, क्या मैंने उसका आईटीसी रिवर्सल प्रॉपर्ली किया वाइल सेल, जब सेल किया तो, या फिर मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे सेल दिखा दिया? इज अ क्वेश्चन अगेन थ्रू आईटीसी चैप्टर आपको आंसर करना होगा। ITC availed in case of dubious interpretation of law and grounds for reliance। अगर लॉ में अगर आपका dubious interpretation था कि ITC मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर श्योर नहीं हुआ, तो आपने किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया और डिसीजन लिया कि मुझे मिलना चाहिए कि नहीं? फिर जॉब वर्क प्रोसेस में आपने कब जॉब वर्क पे भेजा, कब वो क्लियर होकर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से आया, क्या उसमें 1 ईयर से ज्यादा का गैप था? अगर हाँ, तो क्या वो सप्लाई आपने दिखाया? और अगर मैंने सप्लाई दिखाया तो क्या जॉब वर्कर ने उसका आईटीसी रिसीव किया और उसका आईटीसी को लिया? ट्रीटमेंट व्हेन गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड या फिर रिटर्न्ड आफ्टर टाइम लिमिट। अगर मैंने गुड्स भेजा और वो गुड्स मान लो कि 1 साल के अंदर रिटर्न नहीं आता, तो मुझे सेल दिखाना पड़ेगा, आपको आईटीसी लेना पड़ेगा एज द जॉब वर्कर। फिर आप बाद में जब मुझे वापस भेजते हो 1 साल के बाद, तो आप सेल दिखाओगे और मुझे आईटीसी लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या प्रॉपर्ली फॉलो हुआ? रिटर्न्स और पेमेंट्स, आपको ये देखना है कि क्या रेगुलरली रिटर्न्स जमा हो रहा है, क्या टैक्स रेगुलरली पेमेंट किया जा रहा है। अगर टैक्स का पेमेंट में लेट हो रहा है तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, यस और नो, और उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का मेथड सही है कि नहीं। नेक्स्ट, आपने टैक्स रॉन्ग हेड में डिपॉजिट कर दिया या फिर एक्सेस कलेक्ट किया, तो आप क्या करते हो? तो क्या आप उसको करेक्ट करते हो? एक्सेस कलेक्ट करते हो तो क्या आप उसको रिटर्न करते हो कि गवर्नमेंट को देते हो? या फिर अगर आपने कम टैक्स कलेक्ट किया तो क्या आप गवर्नमेंट को देते हो पैसा, या फिर आप वापस बोलते हो कि मुझे पैसे दो उसका? टैक्स पेड थ्रू टीडीएस एंड टीसीएस, आपने कितना टीडीएस और टीसीएस के थ्रू पेमेंट किया? एक्सटेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर मोर देन 6 मंथ्स, कौन से स्टैट्यूटरी ड्यूज थे जो मोर देन 6 मंथ्स तक आपके पेंडिंग थे? 6 महीने तक आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट नहीं किया, तो क्या आपने उसका रिपोर्टिंग सही किया है, राइट? स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स आईटीसी पेमेंट रिफंड फाइल, आपका स्टेटमेंट प्रॉपर्ली बना हुआ है कि कितना आउटपुट टैक्सेस है, कितना आईटीसी अवेल किया, कितना पेमेंट है, कितना रिफंड है, इसका प्रॉपर्ली आप स्टेटमेंट बना के रखे हो कि नहीं रखे हो। फिर डिपार्टमेंट का कोई एक्शन था तो डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस दिया, कोई फाइंडिंग्स दिया आपको, आपने उस नोटिस या फाइंडिंग्स का क्या रिप्लाई किया, उसके बाद क्या ऑर्डर पास हुआ, फाइनली डिपार्टमेंट ने क्या डिसाइड किया, आप उससे अग्री नहीं करते तो आप अपील में गए कि नहीं, अपील में फाइनली क्या डिसीजन निकला, उस मैटर का करंट स्टेटस क्या है, और उसका आपने डिपार्टमेंट में रेगुलर फॉलोअप किया कि नहीं। अगर डिपार्टमेंट आपके पास लेट्स से इंस्पेक्शन सर्च सीजर के लिए आ जाता है, आपके ऑफिस को विजिट करता है, आपके फैक्ट्री को विजिट करता है, किस दिन विजिट किया, किसने विजिट किया, क्या उसने कितना अमाउंट का हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया, और क्या एलिगेशन लगाया, क्या बोला हमें, कि क्यों बोला कि टैक्स इन्वॉल्व है हमें पे करना, राइट। और हमें कभी दोबारा समन्स इशू करके, जैसे कोर्ट समन इशू करता है कि आपको इस दिन अपीयर करना है, क्या मुझे डिपार्टमेंट वाले ने भी कभी समन्स इशू किया और मुझे बुलाया, वो भी मुझे आंसर करना होगा। इनवर्ट सप्लाई टू टर्नओवर रेशियो, ये सारे आपको रेशियो भी कैलकुलेट करके रखने हैं एज अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ चेक। इनवर्ट सप्लाई से टर्नओवर यानी परचेज टू सेल्स का क्या रेशियो है, आईटीसी से टैक्स का क्या रेशियो है, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड से टोटल इनवर्ट सप्लाई यानी आप कितना अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो, 2A 3B कितना आईटीसी आपके 2A में आता है जो 3B में नहीं आता, टर्नओवर इन स्टेट टू एग्रीगेट टर्नओवर, एक स्टेट में आपका कितना टर्नओवर है वर्सेस आपने पूरा कंट्री में कितना टर्नओवर किया। एग्जेम्प्ट टू टोटल टर्नओवर, अगर आपका रूल 42 43 का रिवर्सल है तो कितना पोर्शन आपका एग्जेम्प्ट टर्नओवर है, यानी कि मेरा आउटवर्ड सप्लाई अगर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों है तो आईटीसी कितना एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई। जीरो रेटेड टू टर्नओवर इन अ स्टेट, कितना मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर है, कितना मेरा टोटल टर्नओवर है। इन सबका मेरे पास हेल्थ चेक के लिए बहुत जरूरी है मैं डॉक्यूमेंटेशन रखूं। हेल्थ चेक आपको मैं बता दूं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्लाइंट का सेविंग्स होता है, दे विल पे ऑल्सो, क्लाइंट विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट क्योंकि उनका लाखों का सेविंग्स, करोड़ों का सेविंग्स होता है। विद दिस आई थैंक ईच वन एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी वेरी पेशेंट हियरिंग।